साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे थे, वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर एनालिसिस, जिसमें कुछ बेसिक फार्मूलों को देखे थे। स्थित सदिश क्या होता है, सदिश के प्रकार क्या होते हैं, स्केलर अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़, और इस पर कुछ फार्मूले देखे थे। आज हम लोग वेक्टर ऑफ टू प्रोडक्ट पढ़ेंगे। वेक्टर ऑफ टू प्रोडक्ट में फर्स्ट है अदिश गुणन, जिसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। सेकंड है सदिश गुणन, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डॉट प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। जहां पर कोई डाउट हो या वीडियो के बारे में जो भी बताना हो, कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट। एक वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, ए कोई वेक्टर है। दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। यहाँ पर दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है। इस इनिशियल पॉइंट पर एक एंगल बन रहा है थीटा। इनिशियल पॉइंट पर एक एंगल बन रहा है थीटा, एक एंगल बन रहा है। अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करें तो ये होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। यानी ए डॉट बी बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, या ए बी कॉस थीटा दोनों लिख सकते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेयर जहाँ ए मॉड ऑफ ए के इक्वल होगा, बी मॉड ऑफ बी वेक्टर के इक्वल होगा। वेक्टर ए की दिशा में वेक्टर बी का प्रक्षेप, वेक्टर ए की दिशा में बी का प्रक्षेप ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए की दिशा में बी का प्रक्षेप, कि जिसकी दिशा में हो वो डिनोमिनेटर में आता है। ए की दिशा में बी का प्रक्षेप ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए, बी की दिशा में ए का प्रक्षेप तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। यदि ए वेक्टर लंबवत हो, यदि ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो बी वेक्टर पर, यानी ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो बी वेक्टर पर, कहने का मतलब ये ए वेक्टर है, इस पर कोई दूसरा ये बी वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो ए डॉट बी जीरो के इक्वल होता है, ए डॉट बी जीरो के इक्वल। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल हो तो ए डॉट बी ए बी के इक्वल होगा। परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है, इसलिए ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। पैरेलल होगा तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी मिलेगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के किसी अदिश राशि से ए डॉट बी में गुणा करें, या ए में गुणा करें, या बी में गुणा करें, ये तीनों इक्वल होता है। ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ, यानी मल्टीप्लाई के नियम से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। कुछ और महत्वपूर्ण रिजल्ट है, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। ए वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू होगा माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के, कह रहा है ए वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर इक्वल होगा माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर के। ऐसे ए डॉट बी इन ब्रैकेट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ऐसे फर्स्ट ब्रैकेट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो फर्स्ट ब्रैकेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, मल्टीप्लाई कर दें ए वेक्टर डॉट सी ओ ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, सिंपल मल्टीप्लाई कर दें। अब जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ वेक्टर लिखा है तो ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। ऐसे माइनस का ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ऐसे प्लस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सिंपल जो फार्मूला होता है वही यहाँ भी है। अब ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। वेक्टर में हो तो वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर होता है। जैसे आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप। यानी अगर देखें इसमें तो अगर ये सर्कल इस साइड बढ़ रहा हो, किसी भी साइड ले सकते हैं, आई जे के, आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई। यानी एक चक्कर पूरा करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होती है, वैल्यू 0। आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, इसकी वैल्यू 1 होती है। सेम हो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, तो आंसर 1 होगा। आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप, तो वैल्यू 0 होगी। ये ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप है, तो a डॉट b क्या होगा। अब आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप की वैल्यू 1 होता है और आई डॉट जे डॉट के डॉट आई मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 होगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 के इक्वल होता है। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 होता है। जब ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप हो तब। नाउ ए डॉट बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा के इक्वल होता है और यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 के इक्वल है। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 मॉड ऑफ ए वेक्टर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। यानी अगर हम लिखना चाहें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर होता है। यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 की वैल्यू 0, cos थीटा की वैल्यू 0 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगा तो A परपेंडिकुलर होगा B पे लंबवत होगा और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा डिनोमिनेटर दूसरी साइड आके 0 होगा। जब A वेक्टर लंबवत हो B वेक्टर पर यानी थीटा की वैल्यू 0 हो तब a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 0 के इक्वल होगा, 0 के बराबर होगा। और जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए तो a1 पैरेलल होगा, तो ए वेक्टर पैरेलल होगा b वेक्टर के, तब a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3 होता है। यानी लंबवत होगा तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 0 के इक्वल। पैरेलल होगा तो a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन c3 के इक्वल होता है। दिखाइए कि a वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, b वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप आपस में लंबवत हों। आपस में लंबवत होने का मतलब a वेक्टर डॉट
बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता क्या है, a1 a2 b प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। 1 इंटू 4 4 और 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12, यानी प्लस का 12 माइनस का 12 0 मिलेगा। 0 मिला तो हम कह सकते हैं ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर पर। कॉस थीटा का मान, दूसरा थीटा कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी 0 मिला है। ए डॉट बी, अब यहाँ से हम बता चुके हैं परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। ए डॉट बी 0 मिला है, 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। कॉस में 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, लंबवत है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ही होगा। अब ऐसे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, ए वेक्टर गिवन हो, बी वेक्टर गिवन हो और उसमें एक अननोन वैल्यू लेमडा है, तो लेमडा के किस मान के लिए ए और बी लंबवत होगा। तो वही तरीका लंबवत के लिए ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 के करेंगे। ए डॉट बी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 पुट करके लेमडा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये अदिश गुणन था, डॉट प्रोडक्ट था। अब आगे हम लोग देखें सदिश गुणन क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप गिवन होगा। दूसरा बी वेक्टर इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप गिवन होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट को a क्रॉस b लिखते हैं, तो a क्रॉस b इज इक्वल ए वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू ये होगा डिटर्मिनेंट i कैप j कैप k कैप। फर्स्ट ए वेक्टर है तो a1 a2 a3, सेकंड बी वेक्टर है तो b1 b2 b3। ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा, i कैप j कैप k कैप a1 a2 a3 b1 b2 b3। ऐसे ए कैप क्रॉस बी कैप इज इक्वल टू ए कैप क्रॉस बी कैप इज इक्वल टू ये मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप के इक्वल होता है। अब एन कैप यहाँ पर डायरेक्शन को डिनोट करता है, दिशा को बताता है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, सदिश गुणन है, सदिश गुणन में दिशा की आवश्यकता पड़ती है। तो एन कैप दिशा को डिनोट करता है। कैप हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे एन कैप इज इक्वल टू एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर होता है। ऐसे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी हम लोग फाइंड कर लिए। अब उसका मॉड फाइंड कर लें तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है, जहाँ ए और बी चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बगल बगल की भुजा होती हैं। ए क्रॉस बी फाइंड करने के बाद यानी डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद अगर उसका हाफ कर दें, हाफ करके मॉड फाइंड कर लें तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कहा जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। क्रॉस प्रोडक्ट की विशेषताएं, सदिश गुणन की विशेषताएं, जैसे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए के था, अदिश गुणन था। सदिश गुणन में दिशा बदल जाएगी तो चिन्ह बदल जाता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। वहाँ पर पैरेलल हो तो वहाँ पर अगर लंबवत होता था तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पैरेलल होगा, ए और बी वेक्टर अगर पैरेलल होगा तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 के इक्वल होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 के, क्योंकि पैरेलल में साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 होगा। कब? जब ए वेक्टर पैरेलल हो बी वेक्टर के। ऐसे m और n अदिश राशियाँ हैं। m का मल्टीप्लाई ए वेक्टर में, n का मल्टीप्लाई बी वेक्टर में कर दें, क्रॉस प्रोडक्ट है तो m n को साथ में मल्टीप्लाई करके ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं, या n को जो n b के साथ है उस n को a के साथ कर दें, जो m a के साथ है उस m को b के साथ कर दें, तो रिजल्ट पर कोई भी फर्क, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब a क्रॉस b प्लस सी है तो सिंपल ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी होता है, ए क्रॉस बी प्लस सी ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी होता है। अब हम लोग देख के आए हैं उधर आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1।
और आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0, जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0, के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सेम अगर होगा आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। यानी डॉट प्रोडक्ट का उल्टा चलता है क्रॉस प्रोडक्ट में। आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। इसको हम लोग इस सर्कल के माध्यम से समझ सकते हैं। आई कैप, ये आई कैप है, ये जे कैप है, इधर के कैप है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप पे पहुंच गए, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप पर पहुंच गए, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप पर पहुंच जाएंगे। ठीक इसी तरह अगर उल्टा चलें, आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप, हम लिख दें जे कैप क्रॉस आई कैप, ये माइनस के कैप के इक्वल हो जाएगा। जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप के इक्वल है, तो के कैप क्रॉस जे कैप ये माइनस आई कैप के इक्वल हो जाएगा। के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप के इक्वल है, तो आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप के इक्वल होगा। यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर के इक्वल होगा। क्वेश्चन है ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो ए आई कैप जे कैप के कैप, ए 3 - 1 2, 3 - 1 2, 1 1 - 4 पुट करके सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, तो थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें ए क्रॉस बी का, फिर मॉड ऑफ ए निकाल लें, मॉड ऑफ बी निकाल लें। साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, वैल्यू पुट करके थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू इतना, बी वेक्टर इज इक्वल टू इतना, ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जो ए और बी पर लंबवत हो। ए और बी पर लंबवत होने के लिए ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, 3 2 - 1 1 0 4 पुट करके सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। आई के सामने का रो कॉलम बंद, 4 2 जा 8 आई कैप -13 जे कैप -2 के कैप, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लंबवत एकक इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। अब लंबवत एकक इकाई सदिश क्या होता है? ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का इकाई सदिश जैसे ए कैप ए वेक्टर अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेक्टर होता है, वैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का इकाई सदिश ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम फाइंड कर चुके हैं, वो पुट कर दिए। इसका मॉड फाइंड कर लिए, √237 आया। तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है। ऐसे समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं हैं, फार्मूला वही है, सब कुछ वही है, केवल शब्द बदल दिया है। ए समांतर चतुर्भुज, बी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं हैं, बगल बगल की भुजाएं हैं। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम ए क्रॉस बी फाइंड कर लें, ए क्रॉस बी फाइंड करने के बाद उसका मॉड फाइंड कर लें, तो वही क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग अभी केवल फार्मूले को देख के विस्तार से समझ के आगे बढ़ गए हैं। क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। बल द्वारा किया गया कार्य, वर्क बल द्वारा किया गया कार्य W इज इक्वल टू FD, F वेक्टर डॉट B वेक्टर है, यानी ये एक अदिश राशि है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट FD cos थीटा इज इक्वल होता है। वर्क इज इक्वल टू
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यह वर्क अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है। W बराबर एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर या W बराबर एफ डी कॉस थीटा, ये फार्मूला है। कह रहा है एक बल F एक विस्थापन D के अनुदिश कार्य करता है। बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। बल द्वारा किया गया कार्य वर्क हमको ज्ञात करना है। तो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है। तो W इज इक्वल टू एफ डी, एफ की वैल्यू डी की वैल्यू सिंपल मल्टीप्लाई कर लिए। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 7 5 जा 35, तीनों को ऐड कर लिए तो W इज इक्वल टू 48 यूनिट हुआ, 48 मात्रक हुआ। यानी बल द्वारा 48 इकाई का कार्य किया गया है। ऐसा सेकंड क्वेश्चन है, एक बल है, फोर्स है 7i कैप प्लस 5j कैप, एक कण पर कार्य करता है जिससे वह कण बिंदु इतने से i कैप प्लस 2j कैप से बिंदु 5i कैप प्लस 4j कैप तक विस्थापित हो जाता है। तो किया गया कार्य क्या होगा? ये स्थिति सदिश i कैप प्लस 2j कैप OA वेक्टर है। ये यहाँ से विस्थापित होकर 5i कैप प्लस 4j कैप तक पहुँचा है, ये दूसरा बिंदु है। तो OA और OB स्थित सदिश के माध्यम से हम AB फाइंड कर सकते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट दूरी होगा, विस्थापन। तो D इज इक्वल टू A वेक्टर AB वेक्टर, AB वेक्टर को OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर लिख सकते हैं। OB OA की वैल्यू गिवन है तो AB वेक्टर फाइंड कर लिए। अब वर्क इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, बल दिया गया है 7i प्लस 5j और डिस्प्लेसमेंट 5i प्लस 2j फाइंड किए हैं। तो 7 4 जा 28 प्लस 5 2 जा 10, यानी किया गया कार्य वो 38 यूनिट होगा, 38 मात्रक होगा। वर्क इज इक्वल टू 38 यूनिट होगा। किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्ण, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है। यानी बल आघूर्ण एक तरह से कहें तो सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ रहा है। क्वेश्चन, बिंदु इतने और इतने को निरूपित बल बिंदु इतने के परितः आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये बिंदु दिया है, इस बिंदु और दूसरा बिंदु, ये इसके परितः हमको आघूर्ण ज्ञात करना है। तो बल आघूर्ण एफ वेक्टर क्रॉस OP वेक्टर, दो O और P बिंदु दिए गए हैं, इनकी मदद से हम OP वेक्टर फाइंड कर लिए स्थित सदिश के फार्मूले से। फिर बल दिया गया है, डिटर्मिनेंट से वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, आघूर्ण मालूम चल जाएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर, अभी तक हम लोग स्केलर डबल प्रोडक्ट पढ़े A डॉट B और वेक्टर डबल प्रोडक्ट पढ़े A क्रॉस B। अब हम लोग पढ़ेंगे अदिश त्रिगुणन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यदि A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर तीन वेक्टर हैं तो इनका अदिश त्रिगुणन होगा। अदिश त्रिगुणन लिखते कैसे हैं? A डॉट B क्रॉस C, या बड़े ब्रैकेट के अंदर A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर, या बड़े ब्रैकेट के अंदर A वेक्टर कॉमा B वेक्टर कॉमा C वेक्टर लिखते हैं। ये तीनों एक ही चीज़ हैं। अदिश त्रिगुणन लिखने का तरीका है, तीनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अब अदिश त्रिगुणन किन किन नियमों का पालन करता है? A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B डॉट C के इक्वल होता है। बड़े ब्रैकेट के अंदर A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर इज इक्वल टू, किए क्या है इसमें? स्थान परिवर्तन किए हैं। अब स्थान दो बार परिवर्तित किए हैं। पहले किए क्या हैं? A और B के स्थान को परिवर्तित किए हैं। A B बगल बगल था, A को आगे करे B को लास्ट में, यानी दो बार, एक बार स्थान परिवर्तन करेंगे माइनस होगा, फिर स्थान परिवर्तन कर देंगे फिर से माइनस, तो दो बार करेंगे प्लस हो जाएगा। इसमें A B के स्थान को एक बार परिवर्तित किए तो BA हुआ, इसी में CA कर दें
तो बी सी ए हो जाएगा, 2 बार हमने स्थान परिवर्तन कर दिया जैसे ऊपर वाले में किए हैं, एक माइनस और आके प्लस हो जाएगा। अब जैसे ए बी सी है, यहाँ सी बी ए है, तो ए और सी के स्थान को चेंज कर दिए तो माइनस आ गया। यहीं अभी बी ए के स्थान को चेंज कर दें फिर से एक माइनस प्लस हो जाएगा। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई अवयव 2 बार दिखे जैसे ए सी, ए बी बी, तो उसका आंसर डायरेक्ट 0 होता है। 3 असमांतर अशून्य सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर समतलीय होंगे कब? जब ए डॉट बी क्रॉस सी 0 के इक्वल हो या ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो। बड़े ब्रैकेट के अंदर अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिखा हो तो वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट, या बगल लिख दें डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन हैं इसी पर, क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देख लें। सदिश त्रिगुणन क्या होता है? यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर 3 सदिश हैं तो इनका सदिश गुणन ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है। ए क्रॉस इन ब्रैकेट बी क्रॉस सी इन ब्रैकेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल कभी भी नहीं होगा। सदिश त्रिगुणन या वेक्टर प्रोडक्ट में क्रम आगे पीछे करने पर आंसर में चेंज आ जाता है, क्योंकि वेक्टर में दिशा की आवश्यकता होती है, साइन चेंज हो जाता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को लिखेंगे कैसे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को सबसे पहले ए को सी के पास ए सी, तो ए डॉट सी इंटू बी, ए डॉट सी इंटू बी माइनस फिर ए बी के साथ ए डॉट बी इंटू सी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस इन ब्रैकेट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। ए वेक्टर क्रॉस इन ब्रैकेट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। क्वेश्चन है यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू इतना, बी वेक्टर इज इक्वल टू इतना, सी वेक्टर इज इक्वल टू इतना, तो ए क्रॉस इन ब्रैकेट बी क्रॉस सी ज्ञात कीजिए। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर लिख सकते हैं। ए डॉट सी करेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 7, बी वेक्टर 7 इंटू माइनस सेवन आई प्लस 21 जे माइनस 7 के। अब ए डॉट भी करेंगे -3 प्लस 6 प्लस 3 -2 प्लस का 1, ये होगा माइनस आई कैप जे कैप माइनस के कैप, तो -8 आई कैप और प्लस 20 जे कैप -8 आई कैप प्लस 20 जे कैप -7 -1 -8 के कैप। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आंसर आया कैसे? केवल इस फार्मूले पर वैल्यू पुट करके सिंपल सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। -8 आई कैप प्लस 20 जे कैप -8 के कैप आंसर आया था, वही आया। दूसरा तरीका, दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया गया है, आंसर सेम आएगा। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस इन ब्रैकेट बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए ब्रैकेट में प्लस सी क्रॉस ब्रैकेट में ए क्रॉस बी, यानी एक क्रम से लिखा है ए बी सी ए सी ए बी। तो इसका आंसर हमेशा 0 वेक्टर होता है। फार्मूले पे रख के सॉल्व कर लेंगे। एक बिंदु तथा सदिश बी वेक्टर के समांतर सरल रेखा का समीकरण आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर, या इसी को आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं। ये फार्मूला हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। दो बिंदुओं से होकर जाने वाला सरल रेखा का समीकरण आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, या आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 के इक्वल। यानी यहाँ हम लोग सिर्फ ये फार्मूला एक एक पढ़े थे, ये दूसरा फार्मूला क्रॉस प्रोडक्ट का है, ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है लंबवत हैं तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, लंबवत हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। दिशा, लंबाई, आसन्न भुजाएं हैं तो क्षेत्रफल, ये सब पीछे पढ़ चुके हैं। यानी अब इसमें हम देखें जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, लेकिन हम लोग क्वेश्चंस को बुक से लेकर आएंगे तब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन यही रहेंगे। अब प्रोजेक्शन होता क्या है, प्रक्षेप। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पर, तो ए डॉट बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए का प्रोजेक्शन बी पर, तो ए डॉट बी अपॉन डिटर्मिनेंट बी, जिस पर प्रोजेक्शन होगा वो डिनोमिनेटर में आता है। तो हम लोग जब क्वेश्चन बुक से लेकर आएंगे वहाँ लिखा रहेगा टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी किसमें पूछा गया है, उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी उसी बुक से लिए गए हैं, लेकिन उसमें आप लोगों को क्लियर रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस परीक्षा में पूछा गया है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला जो 10th में पढ़ के आए हैं वही है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कामा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n कामा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ये अंतः विभाजन सूत्र है। बाह्य विभाजन में माइनस माइनस आ जाता है, बाह्य विभाजन सूत्र हो जाता है। अब आगे देखें, यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन दिक् कोज्जा क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, यदि रेखा पी क्यू x अक्ष पर अल्फा, y अक्ष पर बीटा, z अक्ष पर गामा कोण बनाती है, तो दिक् कोज्जा x अक्ष पे अल्फा, y अक्ष पर बीटा और z अक्ष पर गामा कोण बनाए तो दिक् कोज्जा L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, N इज इक्वल टू कॉस गामा के इक्वल होता है। जहाँ से अगर देखें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 के होता है, 2 के बराबर होता है। ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, हम लोग ये सब पिछले वीडियो में, कल वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, यहीं साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से नई कंडीशन जो मिला, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गामा। ये दिक् कोज्जा है, दिक् कोज्जा है, डायरेक्शन कोसाइन है। अब हम देखेंगे डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, द्विक अनुपात। यदि ए बी सी द्विक अनुपात हो एक रेखा के, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन होगा L इज इक्वल टू के ए, M इज इक्वल टू के बी, N इज इक्वल टू के सी, या L प्रोपोर्शनल टू A, M प्रोपोर्शनल टू B, N प्रोपोर्शनल टू C। हियर K इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होता है। अब यहाँ से अलग अलग L, M, N की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं
उसी को द्विकोज्या या डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। L इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। M इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। N इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के होता है। यह रेखा पर द्विक अनुपात दिक कोसाइन में संबंध होता है। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। द्विक अनुपात डायरेक्शन रेशियो इज इक्वल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। डायरेक्शन कोसाइन दिक कोसाइन L इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू। M इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू। N इज इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। किसी लाइन का दिक कोसाइन यूनिक होता है। लाइन का दिक कोसाइन अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट रेखाखंड का प्रक्षेप MN इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। दो रेखाओं के बीच कोण की बात हो तो वही कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2 C1 C2 प्लस में पढ़े थे यहाँ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 कॉस थीटा की वैल्यू। यदि रेखाएं लंबवत हो तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। यदि रेखाएं समांतर हो तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 होता है। वहाँ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहाँ LMN में है तो समांतर होगा पैरेलल, तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन N2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। लंबवत होगा तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। अब समतल की बात करें। किसी समतल का सामान्य रूप क्या होता है? सामान्य समीकरण जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ये ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। समतल का समीकरण अंतःखंड रूप में x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, जहाँ अक्षों पर ए बी सी का अंतःखंड काट रहा है, यानी x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। x पर a, y पर b, z पर c अंतःखंड काट रहा है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। जनरल फॉर्म a x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। समतल का समीकरण अभिलंब रूप में। यदि प्लेन पर मूल बिंदु से पहले डाले गए लंब की लंबाई p, लंब रेखा का दिक कोज्या LMN हो तो प्लेन का समीकरण LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P के बराबर होगा। LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू लंब की लंबाई रो या P के इक्वल होता है। बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ax माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ax माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाले समतल का समीकरण होता है। इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन। एक्स वाई प्लेन का समीकरण z इज इक्वल टू 0, वाई जेड प्लेन का समीकरण x इज इक्वल टू 0, जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, वाई जेड प्लेन का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। यानी जिस प्लेन का इक्वेशन पूछे उसमें जो वेरिएबल ना हो एक्स वाई जेड में वही इज इक्वल टू 0 होता है। जैसे जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन जेड एक्स, वाई नहीं है, वाई इज इक्वल टू 0 होगा। अब एक्स वाई प्लेन के समांतर प्लेन का समीकरण। प्लेन के समांतर तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, जेड इज इक्वल टू ए। लंबवत पूछे तो 0, समांतर में a।
एक्स वाई प्लेन हो, जेड नहीं है तो जेड इज इक्वल टू ए। जेड एक्स पूछे, जेड एक्स में वाई नहीं है, वाई इज इक्वल टू ए होगा। तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले प्लेन का समीकरण, तीन बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन का समीकरण एक्स वाई जेड वन, ये तो सब में लिखेंगे। अब तीनों बिंदु लिखेंगे एक्स वन वाई वन जेड वन वन, एक्स टू वाई टू जेड टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री वन इज इक्वल टू 0। सिंपल डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। ऐसे चार बिंदुओं से जाने वाले समतलीय कोप्लेनर होने का प्रतिबंध, चार बिंदु हैं तो एक्स वन वाई वन जेड वन वन, एक्स टू वाई टू जेड टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री वन, एक्स फोर वाई फोर जेड फोर वन इज इक्वल टू 0 पुट करके सिंपल डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे तो तीन बिंदु से जाने वाले या प्लेन का समीकरण मिलेगा। और ये समतलीय कोप्लेनर होने का प्रतिबंध है चार बिंदु पे। यदि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 प्लेन का इक्वेशन है तो ए बी सी इसके अभिलंब नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो होती है। एंगल बिटवीन प्लेन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू, जो पीछे पढ़ के आए हैं, a1 b1 प्लस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। फर्स्ट केस अगर प्लेन लंबवत हो, जो कंडीशन वहाँ थी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस c1 c2, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 जब लंबवत हो प्लेन। जब प्लेन पैरेलल हो, समांतर हो, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये दोनों सेम कंडीशन जो पीछे पढ़ के आए हैं वही है यहाँ पर, तीनों में सेम कंडीशन है। वहाँ L1 L2 था, यहाँ a1 a2। बिंदु x1 y1 z1 से प्लेन इस पर डाले गए लंब की लंबाई रो या p इज इक्वल टू एक्स वाई जेड पर ये बिंदु पुट कर देंगे x1 y1 z1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। फार्मूला p इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है। क्वेश्चन है इस पर। फिर प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू पॉइंट, कोई प्लेन किसी एंगल को दो बिंदुओं पर विभाजित कर रहा हो तो द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन का इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 1 1 1 है इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से बने एंगल से यह पता करना कि ओरिजिन न्यून कोण की तरफ है या अधिक कोण की तरफ। तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हम d1 d2 का चिन्ह समान कर देंगे। न्यून कोण अधिक कोण पता करने के लिए d1 और d2 के साइन को समान करेंगे, सेम चिन्ह करेंगे। फिर स्टेप 2 में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अगर 0 से छोटी वैल्यू मिले, माइनस में मिले, तो ओरिजिन न्यून कोण की तरफ होगा। अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 पॉजिटिव वैल्यू मिले, प्लस में मिले, तो ओरिजिन अधिक कोण की तरफ होगा। यानी माइनस में मिलेगा तो ओरिजिन न्यून कोण की तरफ, प्लस में मिलेगा तो ओरिजिन अधिक कोण की तरफ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वेक्टर एनालिसिस और वेक्टर अलजेब्रा के जितने भी फार्मूले होते हैं दो वीडियो में हम रखने की कोशिश किए हैं, वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर एनालिसिस के। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।